दुनिया की हर बड़ी कहानी किसी राजा, किसी साम्राज्य, किसी युद्ध या किसी महान आविष्कार से शुरू होती है। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। ये ना किसी राजा की कहानी है, ना किसी तलवार की, ना किसी वैज्ञानिक की। ये कहानी है एक छोटे से दाने की, इतना छोटा कि आपकी हथेली में आसानी से समा जाए, लेकिन इतना शक्तिशाली कि उसने पूरी मानव सभ्यता की किस्मत बदल दी। सोचिए, अगर ये दाना कभी धरती पर ना होता तो शायद शहर न बसते, बड़े बड़े साम्राज्य न बनते और इंसान आज भी भटकता हुआ शिकारी ही होता। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता था, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन यही छोटा सा दाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आज वही दाना आपकी रसोई में आटे के रूप में मौजूद है। वही हर सुबह रोटी बनकर तवे पर सिकता है, वही पराठा बनकर आपकी थाली में आता है और वही दाना दुनिया के अरबों लोगों का पेट भरता है। लेकिन जब आप एक निवाला खाते हैं तो आप सिर्फ रोटी नहीं खा रहे होते, आप हजारों सालों का इतिहास, संघर्ष, खेती, सभ्यताओं और इंसानी विकास की कहानी का हिस्सा खा रहे होते हैं। आखिर कैसे एक गेहूं का दाना दुनिया का सबसे ताकतवर अनाज बन गया? आइए इसकी कहानी जानते हैं। करीब 10,000 साल पहले का समय सोचिए, जब इंसान जंगलों में रहता था। वो शिकार करता था और फल फूल खाकर जीवन बिताता था। उसे ये नहीं पता था कि फसल उगाई भी जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे उसने एक चीज देखी, कुछ बीज जमीन पर गिरते हैं और कुछ समय बाद वही बीज पौधों में बदल जाते हैं। यही एक छोटी सी समझ इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। उसने बीज बोना शुरू किया, उन्हें संभालना शुरू किया और यहीं से खेती की शुरुआत हुई। गेहूं की शुरुआत मध्य पूर्व के एक इलाके से मानी जाती है, जिसे आज फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है। ये इलाका बहुत उपजाऊ था और यहाँ पानी की भी कमी नहीं थी। इंसानों ने यहाँ जंगली घास को धीरे धीरे एक फसल में बदला। उन्होंने अच्छे बीजों को चुना, उन्हें बोया और समय के साथ एक नई किस्म तैयार की। यही वो पल था जब इंसान शिकारी से किसान बना और यहीं से सभ्यता की असली शुरुआत हुई। इसके बाद गेहूं ने अपनी यात्रा शुरू की। ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता गया। करीब 7 से 8,000 साल पहले ये फसल पश्चिमी एशिया से होती हुई भारत पहुंची। ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में आई, जहां की मिट्टी और मौसम इसके लिए बहुत अनुकूल थे। यहाँ ये तेजी से फैलने लगी और धीरे धीरे लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। उत्तर भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण फसल बन गई और लोगों की थाली में इसने अपनी जगह पक्की कर ली। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहां की खुदाई में गेहूं के दाने और अनाज रखने के बड़े बड़े भंडार मिले हैं। इससे ये साफ होता है कि उस समय भी लोग संगठित तरीके से खेती करते थे। वे सिर्फ फसल उगाते ही नहीं थे, बल्कि उसे सुरक्षित भी रखते थे। इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग भविष्य के बारे में सोचते थे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अनाज को जमा करते थे। यानी आज की रोटी की जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। समय के साथ समाज बदला और वैदिक काल आया। इस समय गेहूं को गोधूम कहा जाता था। हालांकि उस समय जो ज़्यादा लोकप्रिय था, लेकिन गेहूं का महत्व भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका उपयोग खाने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी होने लगा। लोग इसे पवित्र मानने लगे और ये जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बनता चला गया। फिर मुगल काल आया, जिसने खेती की तस्वीर ही बदल दी। इस दौर में सिंचाई के बेहतर साधन विकसित हुए, नहरें बनाई गई जिससे खेतों तक पानी पहुंचने लगा। अब किसान सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं थे। इससे उत्पादन बढ़ा और गेहूं की खेती तेजी से फैलने लगी। अब किसान सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं,
बल्कि बाजार के लिए भी गेहूं उगाने लगे। ये एक आर्थिक फसल बन गई और व्यापार का हिस्सा बन गई। अंग्रेजों के समय में गेहूं ने एक नया रूप लिया। अब ये एक निर्यात फसल बन गई। रेलवे के आने से गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। खेतों से गेहूं सीधे बंदरगाहों तक पहुंचने लगा और वहां से विदेशों में भेजा जाने लगा। भारत से इंग्लैंड तक गेहूं जाने लगा, लेकिन इस विकास के पीछे किसानों की मुश्किलें भी थीं। उन्हें हमेशा उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता था और कई बार उन्हें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी, खाने की कमी। देश की आबादी तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उत्पादन उतना नहीं था। लोगों को भरपेट खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को खाद्यान्न के मामले में मजबूत बनाया जाए। इसी समस्या का समाधान बना 1960 का दशक, जब हरित क्रांति आई। यह भारत के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। नए और उन्नत बीज लाए गए, रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ा और सिंचाई के नए तरीके अपनाए गए। और इन सब का असर ये हुआ कि गेहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं के बड़े केंद्र बनकर उभरे। भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गया और बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत कम हो गई। आज के समय में गेहूं सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि ये देश की खाद्य सुरक्षा का बेस बन गया है। किसानों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सुरक्षा कवच की तरह है। इससे उन्हें ये भरोसा मिलता है कि उनकी फसल का एक निश्चित दाम मिलेगा, चाहे बाजार में कीमत कम ही क्यों ना हो। सरकार बड़े स्तर पर गेहूं खरीदती है और उसे गोदामों में रखती है। फिर उसे गरीबों तक पहुंचाया जाता है ताकि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अगर दुनिया के स्तर पर देखें तो गेहूं का बाजार बहुत बड़ा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चीन सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, लेकिन वो खुद ही उसका इस्तेमाल कर लेता है। अमेरिका उच्च क्वालिटी वाले गेहूं के लिए जाना जाता है और उसका भी निर्यात काफी बड़ा है। भारत भी दुनिया के बड़े उत्पादकों में शामिल है, लेकिन यहाँ की आबादी इतनी बड़ी है कि ज्यादातर गेहूं देश के अंदर ही खप जाता है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है और वो है जलवायु परिवर्तन। ये एक ऐसी चुनौती है जो धीरे धीरे अब खेती को प्रभावित कर रही है। तापमान बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है और हीट वेव जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इन सब का सीधा असर गेहूं की फसल पर पड़ता है। कई बार फसल तैयार होने से पहले ही गर्मी बढ़ जाती है, जिससे पैदावार कम हो जाती है और किसानों को नुकसान होता है। ऐसे में माना जाता है कि अगर तापमान में थोड़ी भी बढ़ोतरी होती है तो गेहूं के उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है और यही कारण है कि अब खेती के तरीकों में बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। वैज्ञानिक नई नई किस्में विकसित कर रहे हैं जो गर्मी और सूखे को सहन कर सकें। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, डेटा आधारित खेती और समाज उपकरण। अब खेती सिर्फ परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं है, इसमें विज्ञान और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। किसान भी अब नई टेक्निकों को अपना रहे हैं और अपनी खेती को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी गेहूं की पैदावार बनी रहेगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत रहेगी। अंत में सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में भी हमारी थाली में रोटी ऐसे ही बनी रहेगी? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद ज़रूर है। अगर किसान, वैज्ञानिक और सरकार मिलकर काम करें, अगर हम प्रकृति का संतुलन बनाए रखें और समय के साथ बदलाव को अपनाएं, तो ये संभव है कि गेहूं आने वाले समय में भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना रहेगा। क्योंकि गेहूं सिर्फ एक फसल नहीं, ये हर किसान की मेहनत है, हर घर की रोटी है और हर इंसान की ज़रूरत है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी परंपरा का हिस्सा है और हमारी पहचान का भी हिस्सा है। और यही वजह है कि गेहूं की ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती।
बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ती रहती है।